बहुत धन्यवाद। मैं गांधी स्मृति पाठागार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज जैसे अवसर पर, जो महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल पूरे होने का अवसर है, इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक दूसरे से संवाद का यह तरीका निकाला और मुझे इसका पात्र समझा कि मैं आकर यह बातचीत शुरू कर सकूं। श्री अरुण मोहंती जी, प्रदीप होता जी, मनोरंजन साहू जी और देवेश आचार्य जी, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, मित्रों और साथियों, यह गांधी के जन्म के 150 साल पूरा होने का मौका है। कई बार मैंने यह सोचा है कि 2 अक्टूबर का जश्न हम क्यों मनाते हैं, 2 अक्टूबर का उत्सव हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 1969 में महात्मा गांधी का तो कोई योगदान नहीं था। यह तिथि तो एक संयोग मात्र है। मोहनदास एक बालक पैदा हुआ जिसे उसके माँ पिता ने मोहनदास नाम दिया। धीरे धीरे चलकर वह मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी में बदल गया। यह जो मोहनदास से महात्मा गांधी बनने की प्रक्रिया है, इसमें 2 अक्टूबर का तो कोई योगदान नहीं है। इसमें बहुत सारी तारीखें हो सकती हैं और अगर उन तारीखों की गिनती हम करने लगें तो फिर कोई अंत ही नहीं होगा, इसलिए उनकी बात हम ना करें। उदाहरण के लिए हम उस तारीख के बारे में सोचें जब 18 साल के मोहनदास करमचंद गांधी ने यह तय किया होगा कि उसे लंदन ही जाकर पढ़ना है। यह बहुत आसान निर्णय नहीं था। आप 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर के गुजरात की याद कीजिए। गांधी जिस समुदाय में थे उस समुदाय की याद कीजिए और 18-19 साल के एक तरुण बालक का यह फैसला, इस निर्णय के बारे में सोचिए। यह फैसला एक ऐसे समाज में किया जा रहा था जहां समुद्र पार करना ही पाप माना जाता था, है ना। और ऐसा नहीं है कि यह निर्णय आसानी से हो गया, आसानी से अनुमति मिल गई। समाज से लोहा लेना पड़ा, समाज से बहस करनी पड़ी, माँ से बातचीत करनी पड़ी, परिवार से, और गांधी के पास कोई साधन नहीं थे कि वे फौरन ही लंदन चले जाते। पैसों का जुगाड़ करना पड़ा, इकट्ठा करना पड़ा। मैं इस तारीख की बात कर रहा हूँ, किस तारीख को मोहनदास करमचंद गांधी ने लंदन जाने का फैसला किया होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मोहनदास करमचंद गांधी ने लंदन जाने का फैसला नहीं किया होता तो आज हम यहां बैठकर महात्मा गांधी के बारे में बातचीत नहीं कर रहे होते, क्योंकि लंदन के उन 3 वर्षों का मोहनदास करमचंद गांधी की जिंदगी में बहुत महत्व है। उन 3 वर्षों ने गांधी को एक नई निगाह दी दुनिया को देखने की। यह सब कुछ हम लोग स्कूल में पढ़ते चले आए हैं और आज भी स्कूल में पढ़ाते हैं। गांधी क्यों महान थे, तो अक्सर बच्चों को यह बतलाया जाता है कि गांधी इसलिए महान थे कि उन्होंने माँ को वचन दिए थे और उन वचनों का पालन किया था, इसलिए गांधी महान थे। यह भूलते हुए कि गांधी पर हम एक महानता आरोपित कर रहे हैं। किस गांधी पर कर रहे हैं? 78 साल के गांधी पर नहीं, जिसकी मृत्यु होने वाली थी या जिसकी हत्या की जाने वाली थी, बल्कि एक 19 साल के गांधी पर, 19-20 साल के लड़के पर हम एक बोझा डाल रहे हैं
क्योंकि वह बाद में महान हो गया था, लेकिन उस 18-19 साल के लड़के के मन में जो बहस चल रही थी, जो द्वंद्व चल रहा था, उस बहस और द्वंद्व के बारे में हम अपने स्कूलों में बात नहीं करते। हम अपने स्कूलों में यह भी बात नहीं करते कि गांधी लंदन तो गए थे, साहबी ठाठ में उन्होंने खुद वर्णन किया है कि किस तरह के कपड़े पहनकर वो लंदन पहुंचे, किस तरह के कपड़े उन्होंने सिलवाए, और लंदन जाकर किस तरह उन्होंने नाचना भी सीखना शुरू किया, दूसरी चीज़ें भी शुरू की, जिससे वो पूरी तरह अंग्रेजियत में ढल सकें। लेकिन वे शाकाहारी बने रहे। हम इस बात की बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम बच्चों को यह नहीं बतलाते कि दरअसल गांधी लंदन पहुंचकर गांधी का जो पहला सार्वजनिक संपर्क हुआ वह वहाँ की वेजिटेरियन सोसाइटीज़ से हुआ। और जब वहाँ की वेजिटेरियन सोसाइटीज़ में वो जाने लगे, तब यह खुद गांधी ने लिखा है कि तब जाकर मेरी समझ में यह आया कि जो शाकाहार, जिस शाकाहार का पालन मैं करता हूँ, जिसका वचन मैंने माँ को दिया है, उसका एक वैज्ञानिक आधार है। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी शाकाहार के इस वैज्ञानिक आधार को खोजते हैं, और यह वैज्ञानिक शब्द गांधी के साथ अंत तक जुड़ा रहता है। गांधी जो भी करते हैं उसे वैज्ञानिक ढंग से करना चाहते हैं। अक्सर गांधी और विज्ञान को दो अलग अलग खांचों में रखकर देखा जाता है। गांधी को एक भावुक अध्यात्मवादी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन सिर्फ यह घटना और शाकाहार और गांधी के संबंध को लेकर खुद गांधी ने जो लिखा है, उसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गांधी जो भी कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, उसको करने की पद्धति क्या है, उसको करने की ऐसी पद्धति जिससे वह सबसे ठीक ढंग से हो सके, वह क्या हो सकती है। यह खोज जो गांधी 19 साल में शुरू करते हैं वह अंत तक चलती रहती है। सिर्फ यही नहीं, लंदन का प्रवास 3 वर्षों का गांधी के लिए दूसरी दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां उनकी मुलाकात ऐसे अंग्रेजों से हुई जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुमने गीता पढ़ी है। और गांधी को बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी थी और वो खुद को हिंदू कहते थे। और फिर उन अंग्रेजों ने गांधी को गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने को दिया। इसमें गीता की महानता नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूं उससे इस गलतफहमी में हम न पड़ जाएं कि गांधी दरअसल यह कह रहे हैं कि गीता इतनी महान थी कि अंग्रेज भी उसको पढ़ते थे और अंग्रेजों ने उन्हें गीता पढ़ने को कहा। नहीं, जिन अंग्रेजों ने गांधी को गीता पढ़ने को दी, इसमें उनकी महानता थी, उन अंग्रेजों की, गीता की नहीं। गीता की स्थिति जो थी वो थी, और गांधी के जीवन में गीता का महत्व तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यह बात कि अंग्रेज और ईसाई गांधी को गीता पढ़ने को कह रहे हैं, इस बात ने गांधी के सोचने समझने के तरीके पर बहुत गहरा असर डाला। यहीं रहकर गांधी ने बाइबल पढ़ी, और बाद में गांधी ने बाइबल के बारे में लिखा कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई, और मैंने ज़बरदस्ती उसको ख़त्म किया, ओल्ड टेस्टामेंट को, क्योंकि मुझे पढ़ना था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया, और न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हुए खासकर सर्मन ऑन द माउंट पढ़ने में तो मुझे गीता पढ़ने जैसा आनंद आया। लंदन में ही उनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों से होती है। लंदन एक तरह से गांधी की निगाह बनाता है, गांधी की दृष्टि बनाता है। लंदन में रहकर गांधी को यह समझ में आता है कि एक चीज है जिसे कहते हैं कानून का राज, और इस बात को दूसरे ढंग से रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा कि यूं तो यूरोप से आया हुआ राष्ट्रवाद बुरा है, और यूरोपीय राष्ट्रवाद के रविंद्रनाथ ठाकुर आलोचना करते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ ये लिखते हैं कि इस राष्ट्रवाद से
एक बढ़िया चीज हमारी समझ में आई, और यह उसके पहले हमारी समझ में कभी नहीं आई थी। वो बढ़िया चीज हमारी समझ में आई कि एक चीज होती है कानून का राज, जिसे आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं। कानून का राज जिसके आगे सब बराबर हैं, कानून जिसके आगे सब बराबर हैं। यह बात नहीं थी, यह बात इसलिए नहीं थी कि इसके पहले जिस प्रकार की राज्य प्रणालियों का अनुभव हम लोगों को था, उसमें हर कोई बराबर है, इसकी कोई जगह ही नहीं थी। हमारे पास अपने धर्मशास्त्र के नियम थे और दूसरे नियम थे, राज्यतंत्र था, और हम सब जानते थे कि उसमें कानून जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन जाकर, जहां गांधी कानून पढ़ने ही गए थे, वकालत पढ़ने गए थे, गांधी ने इस कानून के राज का महत्व समझा, और इसीलिए गांधी की दृष्टि में ब्रिटेन का सम्मान बहुत ज्यादा था, और यह सम्मान बहुत आगे तक बना रहा, जैसा हम इस बातचीत में देखेंगे। गांधी कोई 18-19 साल की उम्र में क्रांतिकारी नहीं हो गए थे। 18-19 साल की उम्र में वो ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प नहीं ले बैठे थे। जैसा अक्सर हम लोग कहते हैं, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, हिंदी में कहा जाता है। उड़िया में भी इसको लेकर कोई कहावत होगी कि जो आपको पालने में ही पूत के पांव पता चल जाते हैं। पूत के ही क्यों, पुत्री के क्यों नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा, लेकिन यह कहावत उस वक्त ही बनाई गई होगी जिस वक्त पुरुषों का प्राधान्य रहा होगा इस समाज पर। अभी भी है, घट रहा है, उसको खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन पुत्र या पुत्री के पांव पालने में ही आपको पता चल जाते हैं। ऐसा कुछ गांधी के साथ नहीं था। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि गांधी जैसा मैं कह रहा हूं कि 18-19 साल की उम्र से लेकर 3 वर्ष लंदन में गुजारने के बाद लंदन से लौटकर और दक्षिण अफ्रीका जाने और दक्षिण अफ्रीका में रहने और दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद तक गांधी का विश्वास ब्रिटिश साम्राज्य के कानून के राज पर था। इस वक्त तक गांधी कोई राज परिवर्तनकारी नहीं हुए हैं, लेकिन इसके पहले, यानी लंदन में कानून की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटकर, और भारत में जब वकालत उनकी नहीं चलती है, दक्षिण अफ्रीका से बुलावा आता है और वे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उसका किस्सा भी हम सारे लोग जानते हैं। और हमें फिर गांधी एक चमत्कारी पुरुष की तरह पेश किए जाते हैं। चमत्कारी पुरुष जिसको ट्रेन से फेंका गया और अचानक उसके मन में जैसे बुद्ध पर एक प्रेरणा आई थी। वो पेड़ के नीचे बैठे थे। लोग भूल जाते हैं कि इस पूरी कथा में दरअसल एक दूसरा संदेश भी है कि उस पेड़ के नीचे बैठने के पहले बुद्ध ने काफी लंबी यात्रा भी की थी, और वह जो ज्ञान उनको वहां प्राप्त हुआ, वह ज्ञान इस लंबी यात्रा के कारण ही प्राप्त हुआ होगा। वह पेड़ के नीचे बैठ जाने के कारण प्राप्त नहीं हुआ होगा। वह कोई ईश्वरीय प्रेरणा नहीं थी। उसी तरह ट्रेन से फेंक दिए जाने के चलते गांधी में एक भावना पैदा हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को उलट दिया। इसी प्रकार गांधी को पेश किया जाता है बच्चों के सामने, यह भुलाकर कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था एक मुसलमान व्यापारी ने। यह बात भी शायद बच्चों को नहीं बताई जाती है कि गांधी जब वहां अदालत में गए पगड़ी पहनकर, और उनको अदालत से निकाल दिया जज ने, यह कहकर कि यह पगड़ी नहीं चलेगी, तो गांधी ने तो यह सोचा कि दोबारा जब आऊंगा तो यहां का चाल चलन जो है वो मानते हुए आऊंगा। आखिर अदालत का एक कायदा है, यहां यह पगड़ी नहीं चलती है जो हमारी पगड़ी है। वह तो उस मुसलमान व्यापारी ने गांधी को कहा, यह तुम्हारी बेइज्जती है, इस बेइज्जती को तुम बर्दाश्त कैसे करोगे, और इस पर तुम लिखो। और गांधी ने फिर लिखा। तो हम जो यह सोचते हैं कि गांधी दरअसल एक चमत्कारी पुरुष थे और गांधी के मन में प्रेरणाएं आती थीं और उन प्रेरणाओं के वश वो फैसले करते थे और इससे वे महात्मा कहे जाते हैं,
इसमें हम यह बात भूल जाते हैं कि गांधी को गांधी बनाने के पीछे बहुत सारे लोग थे। अगर वो मुसलमान व्यापारी नहीं होता, अगर उसने गांधी को यह नहीं कहा होता कि तुम इस अपमान को बर्दाश्त कैसे कर लोगे, उस मुसलमान व्यापारी ने जब गांधी को देखा सूट बूट पहने हुए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो बहुत ही निराश हुआ। उसने कहा कि यह तो एक सफेद हाथी आ गया है, इसको पालना बड़ा मुश्किल होगा। अगर उनकी संगत नहीं मिलती गांधी को, उनके साथ वे नहीं होते, तो गांधी प्रतिरोध की वह भाषा नहीं सीखते जो भाषा गांधी के नाम से अब जानी जाती है। इसलिए जब हम गांधी पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह काम बहुत मुश्किल है और किसी एक सत्र में तो असंभव है। इसलिए कि हमारी मित्र जो साबरमती आश्रम में गांधी आर्काइव्स का काम करती हैं, दीनाबेन और किन्नरी शाह, दोनों ये कहती हैं कि दरअसल जब आप गांधी पर बात करते हैं तो आपसे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आप गांधी के 100 खंडों में लिखे हुए वाङ्मय को पढ़ चुके हैं, क्या उसको आप जानते हैं? वह तो एक चीज हुई, यानी वह पूर्व शर्त हुई, 100 खंडों में लिखा हुआ। लेकिन अगर उन 100 खंडों को आप उलटने लगेंगे तो आपको यह दिखलाई पड़ेगा कि उनमें ज्यादातर गांधी के द्वारा किसी के पत्रों के उत्तर हैं, यानी ज्यादातर खतो किताबत है, पत्रोत्तर है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों ने पत्र लिखा होगा, या बल्कि कई लोगों ने पत्र लिखा होगा, और हम नहीं जानते हैं कि वे सारे लोग कौन हैं। उनके नाम जरूर लिखे हैं लेकिन हम उनके पत्र नहीं जानते हैं। और इसीलिए किन्नरी और दीनाबेन ये कहती हैं कि आपको दरअसल उन पत्रों को भी देखना होगा जो गांधी को लिखे गए, जिनके जवाब में उन्होंने वो पत्र लिखे। अब जाकर उनके खंड प्रकाशित होना शुरू हुए हैं साबरमती आश्रम से, यानी जो पत्र लिखे गए थे गांधी को, जिनके उत्तर में उन्होंने लिखा, जो गांधी वाङ्मय में छपा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अभी कुछ लोगों का जिक्र किया। अगर गांधी के जीवन को देखेंगे तो गांधी के जीवन से अनेकानेक नाम जुड़े हुए हैं। मैं शायद ही कोई जगह जानता हूं भारतवर्ष में जहां के लोग यह दावा नहीं करते कि गांधी का इस जगह से यह संबंध है। उड़ीसा में भी ऐसी अनेक जगहें हैं जिनका गांधी से संबंध है। गुजरात में तो है ही, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जाने कहां नहीं है। लेकिन उन जगहों को छोड़ दीजिए, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। कुछ व्यक्तियों के नाम हम जानते हैं, अक्सर लेते रहते हैं, वो चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, लोकमान्य तिलक हो, महामना मालवीय हो, मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब के नाम हम जानते हैं। लेकिन हम इस बात को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि गांधी अगर गांधी थे तो वो इन सब लोगों के साथ थे। और इसलिए अगर गांधी को ठीक से समझना हो तो इनके गांधी के साथ के रिश्ते को भी समझना पड़ेगा। यह एक दूसरी परत है, यानी एक परत वह, एक स्तर वह जो खुद गांधी का जीवन है, दूसरा जो गांधी का लिखा हुआ है, तीसरा घेरे हुए जो गांधी के लोग हैं, चौथा जो खुद गांधी पर लिखा हुआ है, और वह तो बढ़ता ही चला जाता है। यानी हर साल आप देखते हैं गांधी पर लिखी जाने वाली किताबों की संख्या बढ़ती चली जाती है। गांधी में उत्सुकता बनी हुई है उन लोगों की जो अकादमिक जगत में हैं, जो शोध का काम करते हैं, जो दर्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, जो राजनीति शास्त्री हैं, जो राजनीतिक हैं, दूसरे लोग भी। तो गांधी को जानना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। उसके लिए इन सब को जानना पड़ेगा। वह शायद असंभव है, एक जीवन का काम नहीं है। और इसीलिए महान व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि महान व्यक्ति अपने एक जीवन में अनेक जीवन भर देता है। इसी में उसकी महानता है कि उसमें अनेक जीवन समाहित हो जाते हैं। लेकिन दूसरी महानता उसकी यह है, यह नहीं कि वह पैदा ही महान हुआ था, बल्कि यह कि उसके पूरे जीवन में आपको प्रयत्न दिखलाई पड़ता है।
इसलिए अगर गांधी के जीवन को किसी एक पद से परिभाषित करना हो तो वह पद प्रयत्न का पद होगा, कोशिश, प्रयत्न। और गांधी खुद कहते हैं, गांधी से एक प्रश्न किया जाता है, ईसा मसीह के संदर्भ में प्रश्न किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि क्या आप ये नहीं मानेंगे कि ईसा मसीह एक संपूर्ण व्यक्ति थे? अंग्रेजी में कहा जाता है कि डोंट यू थिंक दैट क्राइस्ट वॉज अ परफेक्ट, क्राइस्ट वॉज परफेक्ट। गांधी कहते हैं कि परफेक्शन जैसी चीज मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि परफेक्टिबिलिटी होती है, यानी आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन वह पूर्णता की तरफ बढ़ सकता है। यह जानते हुए कि पूर्णता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, शायद असंभव है, लेकिन पूर्णता की तरफ बढ़ा जा सकता है। और पूर्णता की तरफ बढ़ने का अर्थ क्या है? पूर्णता की तरफ बढ़ने का अर्थ अगर हम यह ले लेते हैं कि हम अपने आप को पूर्ण बना रहे हैं और अपने आप में रहकर अपने आप को पूर्ण बना रहे हैं, तो फिर गांधी को देखते हुए यह बात गलत साबित होती है। क्योंकि गांधी जिसे पूर्णता की तरफ बढ़ना कहते हैं, उसका अर्थ यह होता है कि आप निरंतर नए संबंध बना रहे होते हैं, नए रिश्ते, नए प्रकार के लोगों से, और सिर्फ अपने प्रकार के लोगों से नहीं, बिल्कुल अपने से अलग तरह के लोगों से। इसलिए गांधी की खासियत यह है और गांधी के मित्रों की विशेषता यह है कि उनमें से कोई भी गांधी की तरह नहीं है। गांधी दरअसल जिन लोगों का सम्मान करते हैं वे सब गांधी से बिल्कुल भिन्न हैं। गांधी के हृदय के जो सबसे करीब हैं, जो उनके सबसे प्रिय हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिनको लेकर बहुत सारे सवाल लोग करते हैं, उनमें और गांधी में मतभेद के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। गांधी ये कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच अत्यंत ही कई मतभेद हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे और तुम्हारे दिल मिलते हैं। लेकिन उन दोनों ने अपने मतभेद को छिपाने की कभी कोशिश नहीं की, सार्वजनिक तौर पर अपने मतभेद को व्यक्त किया। दूसरे व्यक्ति का नाम आप जानते हैं जिसने सार्वजनिक तौर पर गांधी से अपने मतभेद को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार व्यक्त किया। उस व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सव्यसाची भट्टाचार्य ने पूरी किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है पोएट एंड महात्मा, और उसमें उस किताब को अगर आप देखेंगे तो आप दोनों के बीच पत्राचार को पढ़ें, एक दूसरे के बारे में वक्तव्य को पढ़ें, और यह दिखलाई पड़ेगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर अनेक बार गांधी से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। एक बार तो ऐसा मौका है जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी को उनके विरुद्ध एक वक्तव्य भेजते हैं और कहते हैं यह आपके विरुद्ध, आपकी आलोचना करते हुए एक वक्तव्य है, आप इसे प्रकाशित कर दें। और गांधी कहते हैं मैं इसे अवश्य प्रकाशित करूंगा, लेकिन बेहतर हो कि आप ही इसे प्रकाशित कर लें। तो दोनों ही एक दूसरे से मतभेद को कभी भी छिपाते नहीं हैं। अगर आपने रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ा है, उनके उपन्यासों को पढ़ा है, वह चाहे घरे बायरे हो या गोरा हो, इस तरह के उपन्यास हों, या रविंद्रनाथ ठाकुर का वो जो प्रसिद्ध निबंध है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, उस निबंध को अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रवाद के घोर विरोधी हैं, कठोर आलोचक हैं। आप यह जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी के असहयोग आंदोलन के कई पक्षों के विरोधी हैं। आपको यह पता है कि गांधी ने जब विदेशी कपड़ों की होली का आह्वान किया तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसका विरोध किया। आपको यह भी पता है कि गांधी ने जब स्कूल कॉलेज का बायकॉट करने का आह्वान किया तो भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसका विरोध किया। लेकिन गांधी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध कर रहे हैं इसलिए राष्ट्र विरोधी हैं। एक बार भी नहीं कहा। हर बार रविंद्रनाथ ठाकुर से उनका संवाद चलता रहा। यह इतना आसान नहीं था। जिस वक्त पूरे देश में एक आवेश भरा हुआ था, जिसको आप राष्ट्रवाद का आवेश कह सकते हैं,
और वह आवेश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में पैदा हो रहा था, जो आवेश असहयोग आंदोलन का था, जो सविनय अवज्ञा का था, जो विदेशी कपड़ों की होली, विदेशी सामान का बहिष्कार का था, स्कूल कॉलेज छोड़ने से जो उत्तेजना पैदा हो रही थी, सरकारी नौकरियां छोड़ने से जो उत्तेजना पैदा हो रही थी, उसके बीच एक कवि का उठकर यह कहना, आप जो कर रहे हैं वह खतरनाक है, क्योंकि वो लोगों के अंदर संकीर्णता पैदा कर सकता है और लोगों के अंदर घृणा पैदा कर सकता है और राष्ट्रवाद पैदा कर सकता है। यह कहना खतरनाक था, लेकिन यह गांधी के समय किया जा सकता था और गांधी और टैगोर की बहस सार्वजनिक रूप से चल सकती थी और उसमें बाकी लोग भी हिस्सा ले सकते थे। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी बहस और सुभाष चंद्र बोस के साथ, गांधी को यह पता था कि सुभाष चंद्र बोस अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। गांधी को क्या यह नहीं पता था कि भगत सिंह और उनके साथी नौजवानों में बहुत लोकप्रिय हैं? लेकिन गांधी ने भगत सिंह की आलोचना करने, क्रांतिकारियों की आलोचना करने के से कभी भी परहेज नहीं किया। उन्होंने उनकी आलोचना की, उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए उनके तरीकों की आलोचना की। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सैन्यवाद की आलोचना की। जब आजाद हिंद फौज के लोग उनसे मिलने आए तब उन्होंने कहा, मैं सुभाष बाबू की बहुत इज्जत करता हूं, मैं सुभाष बाबू के देश प्रेम में कोई संदेह ही नहीं करता, लेकिन मुझे उनसे शिकायत सिर्फ एक है कि वे जो वीरता दिखा रहे हैं वो उनकी वीरता है, वो जन जागरण का काम नहीं कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मतभेद था उनमें और सुभाष चंद्र बोस में, और उन्होंने उस मतभेद को छिपाने की कभी कोशिश नहीं की, इस डर से कि जनता क्या कहेगी। और सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी से अपने मतभेद को छिपाने की कोशिश नहीं की। यह मतभेद चलते रहे और गांधी बनते रहे। गांधी ने खुद एक बात कही है, गांधी ने यह कहा है कि मैं रोज बदलता हूं और मैं रोज एक दूसरी दिशा में बढ़ता हूं। और गांधी ने यह भी कहा है कि मेरे सारे कार्यों में संगति नहीं है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि डोंट लुक फॉर कंसिस्टेंसी इन मी, आई एम ए सीकर ऑफ ट्रुथ। मैं सत्य की तलाश करता हूं, और सत्य की तलाश करने में अगर मुझे अपनी पहली पोजीशन को छोड़ना पड़े तो मैं उस पोजीशन को छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सत्य की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे इसका कोई भ्रम नहीं है कि मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। इस बात को अगर हम समझेंगे, और जैसा मैंने कहा कि गांधी का पूर्णता की तरफ जो बढ़ना था, वह पूर्णता की तरफ बढ़ना दरअसल नए संबंध बनाना था, नए तरह के रिश्ते बनाना था, और अपने से अलग किस्म के लोगों को खोजना था, अपने से अलग किस्म के समाज को खोजना था। अपनी तरह के नहीं, अपने अनुयायी नहीं, जो गांधी का खामोशी से पालन करते जाएं, ऐसे लोग नहीं। ऐसा एक भी व्यक्ति गांधी का मित्र नहीं है। इसलिए गांधी के जीवन के इस पक्ष को समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। गांधी की जितनी भी सभाएं होती हैं, वे सभाएं वैष्णव जन के गान से शुरू होती हैं, आज भी हुई, और वह सर्वथा उपयुक्त है कि गांधी की सभा उससे शुरू हो, क्योंकि गांधी का पूरा जीवन, मैंने जैसा कहा कि नए संबंध बनाने का था, और गांधी का पूरा जीवन एक तरह से वैष्णव जन के निर्माण का था। लेकिन वैष्णव जन का अर्थ क्या है, वो उसी पंक्ति में है। वैष्णव जन उसी को कह सकते हैं जो दूसरों की पीर जानता है, जो दूसरों की पीड़ा जानता है। जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता वह वैष्णव जन नहीं है। इसलिए अपने लिए समाज बनाना और वैष्णव जन का निर्माण करना, मैं इसको दूसरी भाषा में यह कह सकता हूं कि भारतीय संविधान ने जिस नागरिकता का प्रस्ताव किया और उसके लिए जो मूल्य बनाए, जो मूल्य संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, वे मूल्य हैं स्वतंत्रता के, हर प्रकार की स्वतंत्रता,
सोचने की स्वतंत्रता, जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता, एक दूसरे से मिलने की स्वतंत्रता, जहां जो हम मिलकर बैठे हैं उस तरह बैठने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता। दूसरा मूल्य हम जानते हैं समानता का है, बराबरी, और हर तरह की बराबरी, आर्थिक और सामाजिक। तीसरा मूल्य हम जानते हैं, वह मूल्य है न्याय का, और चौथा मूल्य हम जानते हैं बंधुत्व का। मुझे लगता है कि ये चार मूल्य दरअसल वैष्णव जन के निर्माण के मूल्य हैं। जिसको हम जन कहते हैं वह जन आसानी से नहीं बनता है। और गांधी का अगर भारतीय जीवन में कोई योगदान था तो वह योगदान यह था कि वे एक भारतीय जन बनाने का अभियान कर रहे थे। वह जन गांधी के पहले मौजूद नहीं था। एक भारतीय जन जो एक वैष्णव जन होगा, और वह वैष्णव जन वही हो सकता है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व में पूरी तरह विश्वास करे। जिसको बंधुत्व कहते हैं उसकी बुनियाद है हमदर्दी, सहानुभूति, दूसरों की पीड़ा को समझना, जानना। दूसरों की पीड़ा, उसमें कहा हुआ है जो पीड़ पराई जाने रे। पराया शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपना नहीं, पराया। और हम ये जानते हैं कि अपने और पराये दो शब्द हैं, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम हर किसी को अपना बना ले सकते हैं। हर किसी को अपना बना लेने का जो लोभ है वह बहुत घातक होता है। जब कभी कोई किसी को कहे कि आइए उसे गले लगा लें, तो आपको हमेशा भारतीय परंपरा की एक कहानी याद होनी चाहिए, वह धृतराष्ट्र आलिंगन की कहानी। धृतराष्ट्र ने भी कहा था आओ मेरे गले लग जाओ, और कृष्ण ने कहा खबरदार मत जाना। लोहे का पुतला दिया, धृतराष्ट्र ने उसे लिया और चूर चूर कर दिया। इसलिए जब आपको कोई यह आह्वान करता है कि कश्मीरियों को गले लगा लो, तो दरअसल उसके पीछे भावना यह है कि कश्मीरियों को खत्म कर दो। इसलिए अपना बना लेने की जो चाह है वह चाह बहुत ही घातक है, क्योंकि इसे यूरोप के एक दार्शनिक ये कहते हैं कि दरअसल जब आप कहते हैं कि कोई भी पराया नहीं है, सब अपना है, और मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं, तो दरअसल आप मुझे खा जाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप मुझे खा जाएंगे तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और मैं आप में मिल जाऊंगा, और इस तरह मैं आपका अपना हो जाऊंगा। जबकि चुनौती इस बात की है कि आप मेरे साथ मैं जैसा हूं वैसा रहते हुए रिश्ता बना सकते हैं कि नहीं, और वह रिश्ता बराबरी का रिश्ता होगा कि नहीं, और इज्जत का रिश्ता होगा कि नहीं। इसलिए वैष्णव जन तो तेणे कहिए जैसा गीत गाते समय जो एक मधुर अनुभूति होती है, उस मधुर अनुभूति के भीतर एक तीखी वेदना है, और वह तीखी वेदना और तीखे संघर्ष का आह्वान है। हर कोई वैष्णव जन नहीं बन सकता, और वैष्णव जन बनना अपने साथ संघर्ष करना है, और सिर्फ अपने साथ संघर्ष करना नहीं है। जब आप न्याय के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो उसमें यह बात छिपी हुई है कि आप अन्याय का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हो नहीं सकता कि अन्याय हो रहा हो, आप उसका सामना नहीं कर रहे हो, और फिर भी आप वैष्णव जन बने रहें। इसलिए जो वैष्णव जन गीत गाते हैं उनको मैं गांधी की एक दूसरी टिप्पणी में, गांधी के द्वारा ही गुजराती के ही एक कवि नर्मद की कविता का एक भावार्थ सुनाना चाहता हूं, और उसको सुनकर हो सकता है हम लोग हैरान रह जाएं, क्योंकि गांधी का यह स्वर भी हो सकता है हम लोगों को प्रायः इसका अंदाज नहीं है। यह लेख वे लिख रहे हैं जब वे दक्षिण अफ्रीका में हैं और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष चल रहा है। इसमें वे गुजराती के इस कवि को उद्धृत करते हैं। वह कविता गुजराती में मेरे पास नहीं है, मेरे पास अंग्रेजी में थी। मैं उसकी सिर्फ कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। पंक्तियां ये हैं, इस प्रकार हैं। विद्रूप या व्यंग्य क्यों सहो मेरे भाई, कायरता अपमान है। बेइज्जती बर्दाश्त मत करो, मौत उससे बेहतर है। मृत्यु का कष्ट एक बार का है, अपमान से तो अनंत कष्ट होता है।
हर उंगली तुम्हारे साथ तरफ उठेगी अपमान में। सम्मान के साथ जल्दी मरना श्रेयस्कर है और महान आत्मा इसी तरह की मृत्यु की कामना करती है। कष्ट और शर्म के साथ घिसटते हुए लंबा जीवन जीना शर्मनाक है। ये गांधी कह रहे हैं। ये एक तरह से युद्ध का आह्वान है, संघर्ष का आह्वान है। अक्सर गांधी को याद करते समय और गांधी ने जिन कविताओं को पढ़ा और जिन गीतों को पढ़ा, हम इसको शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यह गांधी के द्वारा उद्धृत किया गया गुजराती कवि का ही गीत है, जिसमें वो कह रहे हैं, सबसे बुरी बात है बेइज्जती बर्दाश्त करना, अपमान बर्दाश्त करना। अपमान कभी बर्दाश्त मत करो। वो ये नहीं कहते हैं कि अपमान बर्दाश्त करके और सर झुका के जियो और वह अहिंसा का जीवन है। बिल्कुल नहीं। अहिंसा वह नहीं है। अहिंसा हिंसा से मुंह चुराना नहीं है। अहिंसा हिंसा का साहसपूर्वक सामने देखकर उसका प्रतिकार है। और इसीलिए गांधी ये कहते हैं कि मैं कायरता और हिंसा में अगर चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं। अक्सर लोग कायरता को चुन लेते हैं और अहिंसा की खाल ओढ़ लेते हैं और अपनी कायरता को छिपा लेते हैं और खुद को गांधीवादी भी कहते हैं। गांधी होते तो उस खाल को उतार देते और कहते कि तुम दरअसल कायर हो, अपनी कायरता को छिपा रहे हो। और इस बात को सबसे अंत में जीवन के उन्होंने कहा, जब उनके पास कांग्रेसी आए। आप जानते हैं गांधी के जीवन का अंतिम समय कोई शांति से नहीं गुजरा था। वह शायद गांधी के जीवन का सबसे ज्यादा तकलीफ से भरा हुआ वक्त था। जब उनके पास कुछ कांग्रेसी आए, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो हिंसा हो रही थी, हिंदुओं सिखों और मुसलमानों के बीच, और वो शिकायत लेकर आए, तो गांधी ने उनसे कहा कि तुम यह शिकायत लेकर मेरे पास जिंदा कैसे आ गए हो? इसका अर्थ ही है कि तुमने उस हिंसा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, वरना जैसा तुम कह रहे हो उसमें तुम्हारा जीवित बचना तो संभव नहीं था। तो तुम वास्तव में हिंसा से भाग कर आए हो। और अहिंसा की सीख यह तो नहीं है। अहिंसा की सीख हिंसा का सामना करने की है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात भी थी, और इसलिए गांधी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत लोगों को आदर्शवादी लगता है और बहुत लोगों को अव्यावहारिक लगता है, और ऐसा लगता है कि वह दरअसल कभी लागू ही नहीं हुआ। इस पर हम बात करेंगे कि गांधी ने स्वयं यह कहा कि शायद जीवन भर और अंग्रेजों से लड़ते हुए हमने जो किया वह अहिंसा नहीं थी। मैं इस धोखे में था कि वह अहिंसा थी। लेकिन गांधी ने अहिंसा के अपने सिद्धांत में एक बात कही, वह यह कि अहिंसा में हिंसा का सक्रिय प्रतिरोध है। उनसे जब कहा गया कि पैसिव रेजिस्टेंस, तो उन्होंने कहा देयर इज नथिंग पैसिव अबाउट इट, क्योंकि आप जिसको पैसिव कहते हैं वो निष्क्रियता है। हम सब जानते हैं एक्टिव और पैसिव का फर्क। पैसिव जो कुछ भी नहीं करता है, यह ऐसा प्रतिरोध नहीं है जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, यह सक्रिय प्रतिरोध है। और इसके लिए जिस शब्द का वे इस्तेमाल करते हैं वह है आत्मबल। अंग्रेजी में वह कहते हैं सोल फोर्स। सोल फोर्स, जो कि शरीर की ताकत की जगह आप आत्मा की ताकत लगाते हैं। लेकिन वह आत्मा की ताकत अहिंसा को तभी सहारा दे सकती है जब वह किसी भी तरह की कड़वाहट से आजाद हो। यानी आप जब लड़ रहे हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार की तिक्तता, किसी भी प्रकार की कटुता, किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए। और यह आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्यजनक इसलिए है कि गांधी जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो वे लगातार उनको अपना मित्र कह के संबोधित कर रहे थे। और कई बार अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यह ढोंगी है, पाखंडी है,
अंग्रेजों ने कहा भी कि यह आदमी दरअसल ढोंगी है, पाखंडी है, ये हमें मित्र कहता है, हमसे लड़ रहा है, हमारे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देना चाहता है और हमें लगातार मित्र कह रहा है। और गांधी ने कहा कि वाकई मैं तुम्हारा मित्र हूं और मैं दरअसल जो चाहता हूं वो तुमसे मित्रता है। यह मित्रता तो हमेशा समानता के आधार पर ही हो सकती है। तुम तो हमारी पीठ पर सवार हो, जब तक तुम हमारी पीठ पर सवार रहोगे समानता कैसे कायम होगी, और जब तक समानता नहीं होगी मित्रता कैसे होगी। मैं तो तुमको मित्रता का आमंत्रण दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि तुम मेरी पीठ से उतर जाओ, मेरे बराबर खड़े हो जाओ। इसलिए गांधी ने यह कहा, जब उनसे कहा गया कि यह जो आप आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, यह आज़ादी का आंदोलन भारतीयों के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, दरअसल मैं अंग्रेज़ों की आत्मा के लिए चिंतित हूं, क्योंकि यह जो संबंध उन्होंने हमसे बना रखा है इसमें उनकी आत्मा रोज मर रही है और मैं उनको आज़ाद करना चाहता हूं। इसलिए मैं इस संबंध को खत्म करना चाहता हूं, जो मालिक और गुलाम का संबंध है, और बराबरी का संबंध कायम करना चाहता हूं, यह मित्रता का होगा। जब आजादी मिल गई तो लुई फिशर ने उनसे इंटरव्यू लिया। लुई फिशर की बात को आप जानते होंगे ज्यादातर। लुई फिशर ने गांधी की जीवनी लिखी है और वो उन कुछ विदेशी पत्रकारों में थे, या अनेक विदेशी पत्रकारों में थे, जो गांधी से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि एक तरह से उनके मुरीद हो गए थे। उन्होंने पत्रकारिता का अपना धर्म ही छोड़ दिया था, क्योंकि पत्रकार अगर किसी को कवर कर रहा है तो उसकी पहली शर्त यह है कि वह उसका मुरीद नहीं होगा। लेकिन गांधी के साथ दिक्कत यह थी कि जो पत्रकार या प्रेस फोटोग्राफर उनको कवर करने आते थे, और सिर्फ भारतीय नहीं विदेशी, तो वे उनके मुरीद हो जाते थे, यहां तक कि उनके कार्यकर्ता हो जाते थे। उनकी एक यात्रा का वर्णन मैं पढ़ रहा था जिसमें कुछ पत्रकार उनके साथ चल रहे थे, और जिसने वर्णन किया उसने लिखा कि पत्रकारों ने तो अपना धर्म ही छोड़ दिया और वे गांधी के सेक्रेटरी हो गए, वे गांधी के सचिव का काम करने लगे। तो लुई फिशर से उनका एक इंटरव्यू है जिसमें लुई फिशर ने कहा कि आपका भारत आजाद हो गया है, लेकिन उसमें श्वेत लोगों के खिलाफ घृणा की भावना बढ़ रही है और यह बहुत खतरनाक है। मैंने ताजमहल के बाहर एक नोटिस देखी है जिसमें लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीकियों का आना मना है, साउथ अफ्रीकन्स नॉट अलाउड। यहां मैं साफ कर दूं कि वहां साउथ अफ्रीकन्स का मतलब था साउथ अफ्रीकन व्हाइट, ब्लैक नहीं। गांधी ने कहा कि और लुई फिशर ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे। गांधी ने कहा कि मैं ताजमहल की तारीफ करना चाहूंगा कि उसने इतना साहस दिखलाया कि लिखा कि साउथ अफ्रीकन्स नॉट अलाउड, व्हाइट्स नॉट अलाउड। और लुई फिशर बहुत हैरान हुए क्योंकि वो गांधी को जानते थे। उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, यह बहुत संकीर्ण किस्म का राष्ट्रवाद होगा, आप तो इससे बेहतर कुछ कहिए, आप तो उनको दावत दीजिएगा ना, आप उन्हें निमंत्रण देंगे। गांधी ने कहा बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे पहले वाइसरॉय होना होगा। मैंने बतलाया कि यह स्वतंत्रता का समय था, यानी अभी संक्रमण चल रहा था। उन्होंने कहा पहले मैं वाइसरॉय हो जाऊं, उसके बाद मैं उन्हें न्योता दूंगा। तो लुई फिशर ने कहा कि आप वाइसरॉय होना चाहते हैं? बोले हाँ, मैं सिर्फ वाइसरॉय होकर ही खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे नाम मात्र का प्रधान बनना है। और जब मैं वाइसरॉय बन जाऊंगा तो वाइसरॉय का जो भवन है वो खाली कर दूंगा, एक कुटिया में चला जाऊंगा, और उस कुटिया में फिर मैं अपने श्वेत मित्रों को कहूंगा आइए, आपका स्वागत है, अब आप हमारे साथ बैठिए और बराबरी में खाना खाइए, आप हमारे मित्र हैं, आपने आज तक हमें पीस कर रखा है, लेकिन हम आपको अपने साथ बिठाना चाहते हैं। यह बात बहुत पेचीदा लगती थी, क्योंकि जिसने मेरा शोषण किया है, जब तक मैं उससे पूरी घृणा न करूं और उसे नष्ट न कर दूं, तब तक मेरा विरोध कारगर विरोध नहीं लगता है। लेकिन गांधी यह कहते हैं कि अगर तुम इस घृणा की भावना से प्रेरित होकर कोई विरोध कर रहे हो और हिंसा का प्रतिकार कर रहे हो, तो जो चीज पैदा होगी
वह घृणा ही होगी और हिंसा ही होगी। इसलिए यदि एक हिंसक संबंध को समाप्त करना है तो वह हिंसक संबंध समाप्त करने की शर्त प्रेम ही हो सकती है। यह बात हो सकता है, जैसा मैंने शुरू में कहने की कोशिश की, कि यह बात गांधी को या तो स्वयं सूझी होगी या गांधी का जो पत्राचार लियो तोल्स्टॉय के साथ हुआ, जो रूस के बहुत बड़े उपन्यासकार, यूरोप के बहुत बड़े उपन्यासकार और चिंतक थे, ईसाई चिंतक, लेकिन जिन्होंने ईसाइयत को लेकर काफी क्रांतिकारी बातें भी कही। उस पत्राचार को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेम के इस पूरे दर्शन के बारे में गांधी का आकर्षण हमारी समझ में आएगा कि क्यों उनके मन में यह बात बैठ गई कि जब तुम लड़ने जाओ एक अन्याय से तो तुम अन्याय से लड़ोगे, लेकिन तुम यह जान लो कि अन्याय दरअसल एक विचारधारा है और जो अन्यायी है वह स्वयं उस विचारधारा से ग्रस्त है, और तुम्हारा एक कर्तव्य सिर्फ स्वयं को आजाद करना नहीं है बल्कि उसको भी स्वतंत्र करना है। यह तुम्हारा कर्तव्य है और यह घृणा से नहीं हो सकता और यह हिंसा से नहीं हो सकता, यह उसको समाप्त करके नहीं हो सकता। और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में जब वे जेल गए तो जेल में रहते हुए उन्होंने अपने खुद को सजा देने वाले के लिए जिम्मेदार स्मट्स के लिए चप्पल बनाई। यह प्रसंग आप लोगों ने गांधी फिल्म में देखा होगा। स्मट्स ने बाद में इस प्रसंग के बारे में लिखा है कि महात्मा गांधी ने मेरे लिए चप्पल बनाई और मुझे आकर चप्पल दी, यानी जिसने गांधी को सजा दी है गांधी उसके लिए चप्पल बना रहे हैं। और स्मट्स ने लिखा है कि वह चप्पल मेरे पास है लेकिन मेरे पांव इस लायक नहीं हैं कि उस चप्पल में वो जा सके। हालांकि स्मट्स ने लिखा है मैंने कभी कभी वो चप्पल पहनी, लेकिन मैं हमेशा ये जानता हूं कि मेरे पांव उस चप्पल में जाने लायक नहीं है। और यह कोई ढोंग नहीं था। बिना इसके गांधी की तरफ, जैसे कि गांधी एक चुंबक हों, पूरी दुनिया से खींचकर गैर भारतीय भारत नहीं पहुंच जाते। वो चाहे डेनमार्क से हो या पोलैंड से हो या ऑस्ट्रिया से हो या दूसरी तमाम जगहों से हो, लोग भारत आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? मिशनरी आ रहे हैं, मिशनरी औरतें आ रही हैं, नन्स आ रही हैं। वे गांधी के साथ आती हैं, गांधी के साथ लग जाती हैं, काम करने लगती हैं। उनका मिशन उनको धमकी देता है, उनको चेतावनी देता है कि तुम्हें गांधी का साथ छोड़ना पड़ेगा वरना तुम्हें ऑर्डर से निकालना पड़ेगा। और वे कहते हैं कोई बात नहीं। वे अपने ऑर्डर से निकल जाती हैं लेकिन गांधी की मित्र बन जाती हैं। इसलिए भारत के स्वाधीनता संग्राम को जब हम देखते हैं और हम उसे एक राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं तो हम ध्यान दें कि उस राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र था। उसमें अनेक लोग शामिल थे जो भारतीय नहीं थे, और वो इसलिए शामिल थे कि उन्हें हमेशा यह लगता था कि यह जो आंदोलन चल रहा है, जो मोहनदास करमचंद गांधी नाम के आदमी के नेतृत्व में चल रहा है, यह आंदोलन सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इसका एक संदेश है जो पूरी दुनिया के लिए है। और यह शिकायत दरअसल सुभाष चंद्र बोस को गांधी से रहती थी। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि कई बार तो ऐसा होता है कि गांधी वर्ल्ड लीडर नजर आते हैं, विश्व के नेता, और उसमें भारत पीछे छूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बहुत दिलचस्प बात है कि आज तो गांधी का संदेश विश्व में फैलाने के लिए बहुत सारे लोग यात्राओं पर निकल पड़े हैं, लेकिन गांधी भारत छोड़कर बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे। गांधी की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में थी। मेरी पत्नी अभी एक प्रदर्शनी तैयार कर रही हैं और एक अपनी प्रस्तुति तैयार कर रही हैं, और उसके लिए वो कार्टून इकट्ठा कर रही थी। और यह देखकर मुझको बहुत हैरानी हुई कि लगभग हर देश में गांधी को लेकर कार्टून छप रहे थे और चित्र छप रहे थे। अमेरिका में, इंग्लैंड में और दूसरी तमाम जगहों पर गांधी एक अधनंगा फकीर
बैठा हुआ है और उससे सूट बूट पहने हुए अंग्रेज राजनीतिज्ञ और उद्योगपति उसको देख रहे हैं और दोनों बहुत हैरानी से देख रहे हैं। एक कार्टून है जिसमें गांधी के हाथ में एक थैली है और उनकी तरफ सारे लोग लपक रहे हैं। वो थैली है यानी गांधी में अब परचेजिंग पावर है ना। वो थैली यानी परचेजिंग पावर यानी बार्गेनिंग पावर। और गांधी उस थैली को लेकर हाथ यूं किए हुए हैं, यानी मैं अभी तैयार नहीं हूं तुम लोगों से बात करने के लिए। उनकी तरफ सारे लोग लपक रहे हैं। ये सारे कार्टून दुनिया भर में छप रहे हैं, लेकिन गांधी कहते हैं मेरे काम करने की जगह तो ये है। मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूं कि पूरी दुनिया में जाकर मैं अहिंसा का प्रवचन दूंगा। यह मेरे काम की जगह है, मैं यहां काम कर रहा हूं। और इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग प्रवचन करता हैं। हम सब प्रवचन करते हैं और हमें अच्छा लगता है अगर हमें विदेशों से आमंत्रण मिलने लगे। यह सोचिए कि गांधी को कितने आमंत्रण मिले और गांधी ने सबको ठुकराया। उन्होंने कहा मेरी जगह यहाँ है, मुझे यहाँ काम करना है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इसलिए गांधीवादी होने का मतलब गांधी पर प्रवचन देना नहीं है। गांधीवादी होना कठिन है, बल्कि गांधीवादी होना ही नहीं चाहिए। जैसा खुद गांधी ने कहा कि गांधीवादी शब्द से मैं घृणा करता हूं और महात्मा शब्द से भी मैं घृणा करता हूं। अगर कोई एकमात्र गांधीवादी है तो मैं हूं, और मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं हर दिन बदल जाता हूं। इसलिए गांधीवादी होने की तो कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। अगर गांधी के जीवन को देखना है तो जैसा मैंने कहा कि आप सिर्फ गांधी को पढ़कर, गांधी पर दार्शनिक विचार विमर्श करके, बौद्धिक विचार विमर्श करके आप गांधी के नहीं हो सकते। क्योंकि गांधीवादी होना या गांधी का होने का अर्थ कुछ ऐसा है, जैसा कार्ल मार्क्स के बारे में बातचीत करते समय एक दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि मार्क्सिस्ट होने का मतलब अरस्तु और प्लेटो पर बातचीत करते हुए जैसे आप एरिस्टोटल के अनुयायी होते हैं, प्लेटो के अनुयायी होते हैं, वैसा नहीं है। मार्क्सिस्ट होने का मतलब कुछ कुछ बढ़ई होने जैसा है। यानी अगर आप कहेंगे कि मैं मार्क्सिस्ट हूं तो इसका मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप ये कहेंगे कि आप गांधीवादी हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना वह किए सिर्फ गांधी पर सोचते हुए और गांधी को पर प्रवचन देते हुए आप गांधीवादी नहीं हो सकते। और यह जो करना है यह बहुत कठिन है। और मैं जो बात कर रहा था वह मित्रता की थी और घृणा और कटुता को अपने से दूर करने की थी, और इस बात को समझना बहुत ही कठिन था। और इसीलिए गांधी से विरोध बहुत सारे लोगों का था, जिनमें क्रांतिकारी भी थे, जिनमें वामपंथी भी थे, जिनमें वे लोग भी थे जो भारत को एक विशेष धर्म का राज्य बनाना चाहते थे और आज भी बनाना चाहते हैं। बल्कि अब वे इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि वे ये कहते हैं कि भारत तो है ही हिंदू राष्ट्र, इसमें संदेह कहां। और गांधी का इन सब से विरोध था। इन सब से विरोध इसलिए था कि इनमें एक बात बुनियादी थी, और वह थी घृणा। जब आप वर्ग घृणा को प्रचारित करेंगे तो वर्ग घृणा एक जगह जाकर समाप्त नहीं होगी। यह दुनिया के इतिहास से साबित है कि वर्ग घृणा के आधार पर, वर्ग शत्रु के सिद्धांत के आधार पर जो भी क्रांति हुई, वह सारी क्रांति आखिरकार, जैसा कहा जाता है, खुद उन लोगों को खाने लगी जिनके लिए वह की गई थी। दूसरा जो यह कहता है कि एक ही तरह के लोग एक तरह का राष्ट्र बना सकते हैं, वह दूसरे तरह के लोगों को यह तो दावा करता है कि वह अपना बनाना चाहता है, लेकिन दरअसल दूसरे तरह के लोगों को वह खत्म कर देना चाहता है। और इसीलिए अब आप इस तरह का वक्तव्य भारत में सुनते हैं और भारत की सरकार से सुनते हैं, यह वक्तव्य कि भारत में सभी गैर मुसलमानों को रहने का हक है।
जिसका अर्थ बहुत साफ है कि भारत में मुसलमानों को रहने का पहला हक नहीं है। भारत में जो नागरिकता संबंधी कानून प्रस्तावित किया जा रहा है, उस कानून में हर तरह के शरणार्थी को जगह है, सिर्फ एक धर्म के व्यक्ति को जगह नहीं है, वह मुसलमान है। और इसलिए जब हम अपने धर्म की महानता का गुण गाते हैं, और वह महान हो सकता है और हर धर्म महान है, लेकिन उस धर्म की महानता का गुण गाते हुए जब साथ साथ हम यह कहते हैं, तो हमारे सामने यह बहुत स्पष्ट है कि दरअसल इसमें आप अपने धर्म की महानता से जितने अभिभूत नहीं हैं, उतना दूसरे की घृणा से परिचालित हैं। और गांधी इसी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, और इसीलिए गांधी की भाषा को समझना बहुत ही कठिन था। जैसे गांधी की यह मांग जो उन्होंने हिंदुओं से की, और हिंदुओं में भी किन से, जो अपने को उच्च जाति का मानते थे, उन्होंने उनसे यह मांग की कि जिन्हें तुम शूद्र कहते हो और जिन्हें तुम नीची जात का कहते हो, उन तमाम लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करोगे। इस बात को जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं, उन्होंने कोई बहुत प्रेम के साथ नहीं सुना। जवाहरलाल नेहरू गांधी से मजाक किया करते थे, और एक मजाकिया चिट्ठी उन्होंने लिखी कि बापू, दरअसल आप सनातनियों से बहस कर रहे हैं जो मोटी अकल के लोग हैं, उनका दिमाग ज़रा मोटा है, और आप जो तर्क पेश कर रहे हैं वो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड हैं, परिष्कृत हैं, लेकिन मोटी अकल के लोग परिष्कृत बात नहीं समझ सकते हैं। और गांधी उनको जवाब देते हैं कि मुझे इस बहस में बहुत मज़ा आ रहा है, ये बहस जो मैं सनातनियों से कर रहा हूँ, लेकिन सनातनियों से ये जो बहस थी ये सिर्फ कागजी नहीं थी। इस बहस को गांधी ने अपनी देह पर झेला। इस बात को मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं उस जगह का हूँ जिस जगह का नाम देवघर है, जिसको शिव की नगरी कहा जाता है, और गांधी जहाँ हरिजनों के मंदिर प्रवेश के आंदोलन के दौरान गए, तो मेरे ही समुदाय के लोगों ने गांधी पर हमला किया, जिस हमले में उनकी जान जा सकती थी। और हम सब लोगों को यह पता है कि 30 जनवरी 1948 के पहले, यानी जिस दिन उन 3 गोलियां दागी गईं जिनमें उनकी जान चली ही गई, और उसके पहले जब 20 जनवरी को उन पर बम फेंका गया था जिसमें वो बच गए थे, उसके पहले गांधी पर कई हमले हुए, और वे सारे हमले इसलिए नहीं हुए थे कि पाकिस्तान बन गया था। वे हमले 30 के दशक में हुए, और वे हमले इसलिए हुए थे कि गांधी ने उन लोगों का पक्ष लिया था जिनको उन्होंने हरिजन कहा। हम इस शब्द से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात को न भूलें कि गांधी पर ये हमले हुए और गांधी ने उन हमलों को झेला, उस हिंसा को झेला, लेकिन उस काम से पीछे नहीं मुड़े, और उस बात में कभी भी उन्होंने मिलावट नहीं की, उसमें पानी नहीं डाला, बल्कि उस दिशा में वो आगे बढ़ते चले गए। और इतना आगे बढ़े कि 1915 में जब उन्होंने कोचरब आश्रम स्थापित किया था, तो कोचरब आश्रम में दूधा भाई के परिवार को रखा, जो जिसे आप अस्पृश्य कहते थे उस वक्त, और आश्रम में विद्रोह हो गया। ये कहा गया कि हम नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ एक अछूत को आप ले आए हैं, और गांधी ने कहा कि आप सब जाने को स्वतंत्र हैं। अपनी पत्नी से भी कहा, अपने परिजनों से भी कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन दूधा भाई का परिवार यहीं रहेगा। और दूधा भाई को भी कहा, पानी भरना मत छोड़ना उस कुएं से, तुम्हें भले ही व्यंग्य झेलना पड़े, व्यंग्य झेलो, लेकिन पानी भरना मत छोड़ना। उस आश्रम को मिलने वाली मदद बंद हो गई। गांधी ने कहा कोई बात नहीं। लोगों ने कहा आश्रम बंद हो जाएगा। गांधी ने कहा कुछ नहीं, मैं आश्रम को यहां से उठाकर और अंत्यजों की बस्ती में ले जाऊंगा, लेकिन दूधा भाई का परिवार नहीं जाएगा। 1915 की इस बात से लेकर जिस समय गांधी अभी भी सहभोज के पक्ष में नहीं है, गांधी का वहां तक पहुंचना जहां वो सिर्फ सहभोज नहीं करते हैं, बल्कि अगर आपकी अंतरजातीय शादी नहीं है, अंतरजातीय विवाह नहीं है, तो वो आपके विवाह में जाने से इनकार कर देते हैं। और यह बात सारे लोग जानते हैं कि गांधी के प्रियतम, सबसे प्रिय उनके सचिव महादेव देसाई के पुत्र के विवाह में वो नहीं गए, क्योंकि वह अंतरजातीय नहीं था। शर्त यह थी कि अंतरजातीय हो और एक उसमें दलित हो।
वह नहीं था इसलिए वह नहीं गए, यह शर्त थी। इसलिए गांधी के जीवन को जब हम समझना चाहते हैं तो हम यह देखें कि गांधी उस हिंसा को पहले पहचानते हैं जो हिंसा हमारे जीवन में है। हम में से बहुत सारे लोग बड़ी हिंसाओं की तरफ तो चले जाते हैं, यानी हम इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अपने परिवार में जो हिंसा हो रही हो, जो हिंसा प्रथाओं की हिंसा होगी, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। हम में से कितने लोग इस तरह का प्रण ले पाते हैं जो जयप्रकाश आंदोलन में एक समय लिया गया, और मैं उसको उस आंदोलन की कुछ उपलब्धियों में से मानता हूं कि हम दहेज वाली शादी में नहीं जाएंगे। हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करें तो शायद वो अपने पूरे परिवार से कट जाएंगे, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गांधी ये बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने कहा कि अपने प्रियतम सचिव महादेव देसाई, जिनको वो अपना पुत्र मानते थे, उनके बेटे की शादी में वो नहीं गए। यह इसलिए नहीं था कि उनको उनसे घृणा थी, बल्कि यह कि अगर आपको इस प्रेम के सिद्धांत को स्थापित करना है तो हिंसा के हर स्रोत की पहचान करनी है और उससे साहस पूर्वक उसका सामना करना है, लड़ना है। और जब लड़ना है तो खुद उस लड़ाई में खुद को उतारना है। आप उपदेश देकर किनारे नहीं रह सकते, आपको खुद अपनी देह के साथ उसमें उतरना पड़ेगा। यह एक बहुत कठिन बात है, अक्सर लोग नहीं किया करते हैं, इसलिए लोग वक्तव्य जारी किया करते हैं। वक्तव्य क्या होता है? फला जगह हिंसा हो रही है, लोगों को हिंसा से बाज आना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग उस जगह पर पहुंचकर उस हिंसा के बीच में खड़े हो पाते हैं। अहिंसा की परीक्षा यह है, और यह कोई कमजोर की अहिंसा नहीं है, यह मजबूत की अहिंसा है। यह एक दृढ़ता, इसके लिए एक दृढ़ता चाहिए, आत्मिक दृढ़ता चाहिए। और इसमें यह विश्वास नहीं है, और गांधी को यह विश्वास कभी नहीं था कि उनको कोई छुएगा नहीं, कि उन पर कभी हमला नहीं होगा। अक्सर हम लोगों की महानता के और उसके गुण जब गिनाने लगते हैं तो हम कहते हैं वे अजात शत्रु हैं। वो तो इतने महान हैं कि अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु ही नहीं। गांधी अजात शत्रु नहीं थे, गांधी के सहस्त्र शत्रु थे, और वे सहस्त्र शत्रु गांधी पर आक्रमण करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे, और उन्होंने आक्रमण किए। आप गांधी की जीवनियों को पढ़ेंगे तो उनके ऊपर जितने शारीरिक हमले हुए, उनकी संख्या ये बहुत है, और गांधी उनमें से किसी में भी मर सकते थे। इसलिए जब तक उसे आप अपनी देह पर बर्दाश्त ना करें, तब तक आप अहिंसा का दम नहीं भर सकते। और यही परीक्षा देना गांधी ने तय किया अपने जीवन के अंत में। गांधी के जीवन का अंत, जो कि भारत के शुरुआत के दिन है, भारत का उदय है और गांधी के जीवन का अस्त है, ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है कि बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे पर हमले शुरू हुए और लाखों की तादाद में लोग मारे गए। और गांधी ने तय किया कि उनको इस वक्त उस हिंसा के बीच में होना है। महात्मा की तरह दिल्ली में बैठकर संदेश जारी करना नहीं है, बल्कि उनका काम नोआखाली में है। राष्ट्र बन रहा है, संविधान सभा की बैठक हो रही है, दिल्ली में उनके मित्र कह रहे हैं कि आपकी यहाँ ज़रूरत है, और गांधी कहते हैं कि मैंने तो तय कर लिया, मेरी ज़रूरत कहाँ है। और वह कौन सा दिन होगा जब गाड़ी मिल सकती है और वह टिकट में कटा लूँ, और वो नोआखाली चले जाते हैं। आप नोआखाली जानते हैं, उस वक्त पूर्वी बंगाल में था, जो अब बांग्लादेश में है। नोआखाली में हिंदू अल्पसंख्यक थे, मुसलमान बहुसंख्यक थे, और हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा था। और गांधी नोआखाली पहुंच जाते हैं अपने कुछ मित्रों के साथ, प्यारेलाल, सुशीला नायर और कुछ और वे सबसे कहते हैं कि हर कोई अलग अलग गांव में चला जाएगा और इस हिंसा में खुद रहेगा और इसे रोकने की कोशिश करेगा।
ये काफ़ी खतरनाक था। गांधी की ख्याति बहुत थी, लेकिन उस ख्याति के चलते यह ना सोचिए कि गांधी पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं था। अगर नोआखाली का वर्णन आप पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि गांधी का चलना आसान नहीं था। गांधी के रास्ते में पखाना फेंका गया, कांटे फेंक दिए गए, पत्थर फेंके गए, कांच फेंका गया, लेकिन गांधी चलते रहे। गांधी ने अपने मित्रों को कहा अलग अलग जाओगे। प्यारेलाल अलग गए, सुशीला नायर अलग गई, भाई बहन थे। प्यारेलाल बीमार पड़ गए। गांधी को उन्होंने कहा कि खबर भिजवाई कि मैं बीमार हूं। सुशीला नायर डॉक्टर हैं, ज़रा उनको भेज दीजिए। और गांधी ने कहा कि प्यारेलाल को कहो मैंने उसको प्राकृतिक चिकित्सा सिखाई है, इस वक्त अगर वो मर भी जाएगा तो ठीक है, लेकिन सुशीला नायर अपने काम में लगी हुई है, सुशीला, वो नहीं जा सकती। यह उस अहिंसा की परीक्षा थी जो परीक्षा गांधी दे रहे थे। नोआखाली में उन्होंने हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं ने कहा कि आप आ गए हैं, अब हमको निकाल ले जाने वाला आया है, बचा के ले जाएगा। और गांधी ने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहो, मैं तो तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम यहां रहोगे अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ। उन्होंने कहा कि वे बहुत हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि तुम यहां रहोगे, भागोगे नहीं, भले ही उसमें मर जाओ। भाग जाना कायरता है। नोआखाली और उसी वक्त बिहार में मुसलमानों पर हमले शुरू हुए और बिहार में जवाहरलाल नेहरू गए। जवाहरलाल नेहरू बिहार से एक पत्र लिखते हैं उसी समय पद्मजा नायडू को। वह पत्र लिखते हैं कि भागलपुर में लोग वहशी हो गए हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस प्रकार हिंसक कैसे हो सकते हैं। हजारों मुसलमानों की हत्या हुई है, लेकिन आज जो सुरक्षा बल है उसने लोगों पर गोली चलाई और 400 लोग मारे गए हैं। और मुझे जो आम तौर पर इस प्रकार की किसी भी घटना से काफ़ी दुखी होगा, मुझे थोड़ा सा संतोष है, क्योंकि तराजू का पलड़ा ज़रा बराबर हो गया है। ये नेहरू कह रहे हैं। आज हमारी हालत क्या है कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर हमला कर रहे हों किसी पर, तो हम ये कहते हैं, पुलिस हमारी ये कहती है उनको हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम उन्हें रोकते तो बहुत सारी मौतें हो सकती थी। नेहरू कहते हैं 400 हिंदू मारे गए हैं और यह ज़रा संतोष की बात है, क्योंकि तराजू का पलड़ा ज़रा बराबर हुआ है, क्योंकि उन्होंने हजारों मुसलमानों को मार दिया था। और उस वक्त सुरक्षा बल का काम है उस हमले को रोकना, और वह हमला रोका गया। यह नेहरू बिहार में बैठकर कर रहे हैं, गांधी नोआखाली में बैठे हुए हैं, फिर वे कलकत्ता पहुंचते हैं। और कलकत्ता का किस्सा आप सारे लोग जानते हैं। कलकत्ते में शहीद सोहरावर्दी के बारे में भी हम जानते हैं कि वे मुस्लिम लीग के नेता थे। वे कुख्यात थे इसलिए कि उन्होंने डायरेक्ट एक्शन के कॉल में हिस्सा लिया था, और डायरेक्ट एक्शन में कलकत्ता में बहुत सारे हिंदू मारे गए थे। इसलिए सोहरावर्दी हिंदुओं के बीच गुंडे के रूप में जाने जाते थे। एक समय गांधी ने सोहरावर्दी से कहा कि आपको लोग गुंडा क्यों कहते हैं, और सोहरावर्दी ने सोचा कि मैं भी ज़रा मजाक करके इस बात को उलट दूं। उन्होंने कहा आपको भी लोग आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं। गांधी ने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन सारे लोग मुझे नहीं कहते, आपको सारे ही लोग कहते हैं, क्यों? और जब शहीद सोहरावर्दी ने कहा कि आप कलकत्ते में अगर नहीं रुकेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकेगी, गांधी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और उसी सोहरावर्दी को जिसने हिंदुओं के खिलाफ हुए डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा लिया था, वे कहते हैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करना होगा। और सोहरावर्दी सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करते हैं, और गांधी कहते हैं पुराना सोहरावर्दी मरता है और नया सोहरावर्दी पैदा होता है। और वे उनके साथ हैदरी मंजिल में रहते हैं। उस पूरे दृश्य को भी आप गांधी फिल्म में देख सकते हैं। वे हैदरी मंजिल में रहते हैं और हैदरी मंजिल में भी उन पर हमला होता है। उस हमले को भी वे बर्दाश्त करते हैं
और उसके बाद कलकत्ता में शांति कायम होती है। लेकिन गांधी ये जानते हैं कि यह शांति बहुत ही अल्पकालिक है, थोड़े दिन रुकेगी, फिर दंगा भड़क उठता है और गांधी उपवास करते हैं। उस उपवास में मैं गांधी और उनके मित्रों के रिश्ते के बारे में आपको बतला रहा था। गांधी के एक मित्र थे जिनका नाम है राजा जी राजगोपालाचारी, समधी भी हुए उनके। राजगोपालाचारी आते हैं उनको मनाने के लिए, उपवास मत कीजिए, बूढ़े हो चुके हैं, आप पहले ही बहुत सारा उपवास कर चुके हैं, आपका शरीर जर्जर हो चुका है, उपवास मत कीजिए। गांधी कहते हैं कि वो तो तय हो गया, मेरे और ईश्वर के बीच बात हो गई, तय हो गया। तो राजगोपालाचारी कहते हैं कि तो आप क्या कर रहे हैं उपवास में? और गांधी कहते हैं कि उपवास, गांधी की एक खास बात ये थी कि जब वो उपवास करते थे तो सार्वजनिक रूप से बतलाते थे कि इस उपवास में मैं क्या करूँगा। तो उस उपवास में लिखा हुआ था कि वे नींबू के साथ पानी लेंगे। राजगोपालाचारी ने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, नींबू के साथ पानी, फिर उपवास क्या है? गांधी ने कहा हाँ, ये लिखते समय ज़रा मुझे भी खटक रहा था, और वो नींबू काट देते हैं, यानी सादा पानी। अब आप देखिए, ऐसे तो मित्र हैं गांधी के जो उनको ये सलाह नहीं देते कि स्टील के ग्लास में ज़रा सा ग्लूकोज ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, जैसा बहुत से उपवास करने वाले आजकल लेते हैं। वो नींबू भी कटवा देते हैं। और राजगोपालाचारी इस बात को जानते थे कि गांधी सादा पानी नहीं पी सकते हैं, सादा पानी पीने से गांधी को उल्टी आने लगती है, नौजिया आने लगता है। फिर भी वो उन पर एक कठिन शर्त लगाते हैं, अगर उपवास कर रहे हैं पूरा ही कीजिए। और गांधी भी कहते हैं हाँ हाँ, मुझसे ज़रा ये गलती हो गई थी, और काट देते हैं। और गांधी के लिए पानी पीना चूंकि बहुत मुश्किल था, सादा पानी पीना, वो कहते हैं कि मैं ये जहर पीता हूँ, क्योंकि उपवास में जो घूंट घूंट करके ये मैं जहर पीता हूँ। लेकिन वो उपवास करते हैं और उसके बाद कलकत्ते में शांति होती है। और फिर वे आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में सितंबर 1947 से जनवरी 1948 का वक्त गांधी का सबसे कठिन, सबसे मुश्किल, लेकिन यह कहा जा सकता है कि गांधी के जीवन का सबसे शानदार वक्त था। क्योंकि गांधी इस वक्त एक चीज़ का सामना कर रहे थे, वह यह थी कि अहिंसा पर जो उनको विश्वास था, अब यह साबित हो गया कि भारत के लोगों ने अहिंसा पर विश्वास ही नहीं किया। और यह साबित इस तरह से हुआ कि जब भारत के लोगों को यह पता चल गया कि अब उनके ऊपर कोई नहीं है, तो उन्होंने अपनी हिंसा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपने ही लोगों पर करना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने हिंदुओं पर और सिखों पर, और हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों पर। गांधी ने कहा इस समय, जैसा मैं आपको बतला रहा था अपने एक विदेशी पत्रकार मित्र से, कि मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं धोखे में था कि भारत के लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। दरअसल उन्होंने अहिंसा को एक रणनीति के रूप में अपनाया, नीति के रूप में नहीं। और तब उनसे वो पूछता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अहिंसा का पूरा सिद्धांत ही गलत है? और गांधी कहते हैं नहीं, अहिंसा का सिद्धांत गलत नहीं है, हम अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं। और तब वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं, सितंबर से जनवरी तक दिल्ली में चप्पा चप्पा छालने के बाद, हर शरणार्थी शिविर में जाने के बाद, जो हिंदू और सिख वहां इकट्ठा हो रहे हैं, जो पाकिस्तान से भगा दिए गए हैं, जिन्होंने बहुत सारी हिंसा देखी है, अपनी देह पर झेला है, औरतों को मारे जाते हुए, उनका बलात्कार होते हुए, उनका धर्म परिवर्तन, उनका निकाह जबरन, यह सब कुछ जिनको मालूम है, गुस्से से और बदले की भावना से जलते हुए लोग दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। और वे दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को उनके घरों से निकालकर भगा रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और गांधी उन हिंदुओं और सिखों को कह रहे हैं कि तुम यह नहीं करोगे, तुम दरियागंज से, तुम ईदगाह से, तुम दूसरी तमाम जगहों से, पहाड़गंज से और बाकी जगहों से मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकालोगे, तुम मस्जिदों पर कब्जा नहीं करोगे। उनको लोग कहते हैं कि लेकिन हम अपना सारा कुछ गंवा कर आए हैं,
गांधी कहते हैं ठीक है, लेकिन इसका बदला यहाँ के मुसलमानों से नहीं लिया जाएगा। ऐसा करने के चलते कोई गांधी की जय जयकार नहीं होती है, बल्कि उनके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। हिंदू और सिख ये कहते हैं गांधी मरता है तो मरने दो। गांधी की बात नहीं सुनी जाती है। गांधी इसी बीच ये कहते हैं कि एक समय था कि मैं एक बात कहता था और पूरा हिंदुस्तान उठ के खड़ा हो जाता था, और आज मेरी कोई भी नहीं सुनता। और तब वो आखिरी उपवास पर जाते हैं। इस आखिरी उपवास पर जाने का कारण जो उन्होंने बतलाया वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि दरअसल एक अहिंसक और कर ही क्या सकता है। अहिंसक के पास देने के लिए सिर्फ अपनी देह है, और मैं उसे कसौटी पर चढ़ा रहा हूं। और यह उपवास मैं इस मांग के साथ कर रहा हूं कि दिल्ली में मुसलमानों पर हमले बंद हों और यहां शांति हो और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। जब तक ये मुझे दिल से यकीन नहीं हो जाएगा, मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा। 78 साल की उम्र के बूढ़े का यह दूसरा उपवास था, और लोग काफी घबरा गए। पूरी दुनिया में लोग घबरा गए। चारों तरफ से चिंता के टेलीग्राम तार आने लगे। उपवास पर जाने का जब उन्होंने ऐलान किया तो उनके बेटे देवदास गांधी ने उनको चिट्ठी लिखी, और ये पिता और पुत्र के बीच का संवाद है। देवदास गांधी उनको लिखते हैं अपने पिता को कि आप तो जीवन भर हम लोगों को धैर्य की शिक्षा देते चले आए, और आप अभी स्वयं अधैर्य के शिकार हो गए हैं। आप हड़बड़ी में हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप जीवित रहेंगे तो लाखों मुसलमानों की जिंदगी बच सकती है, और अगर आप मर गए तो क्या होगा। और गांधी अपने पुत्र को उत्तर देते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गांधी पर बात करने का मतलब गांधी की भाषा को समझने को भी है। गांधी ये कहते हैं अपने पुत्र को, आप मेरे शुभचिंतक हैं। ये अपने पुत्र को वो लिख रहे हैं। लेकिन लिखते हैं कि लेकिन आपका यह मानना एक अहंकार है कि मैंने हड़बड़ी की है। यह फैसला जल्दी में लिया गया प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसमें हड़बड़ी नहीं है। इसके पीछे एक सोच है जो बहुत दिनों से चल रही थी। वे ये कहते हैं कि दरअसल मेरे एक नन्ही आवाज़ लगातार दस्तक दे रही थी, लेकिन मैं उसको अनसुना कर रहा था लगातार, यह सोच कर कि कहीं वो शैतान की आवाज़ ना हो। लेकिन आज वह आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है और मेरे लिए उसको अनसुना करना संभव नहीं है, और वह आवाज़ मुझे जो कह रही है मैं वो करने जा रहा हूँ। यह नन्ही आवाज़ गांधी की भाषा का एक अनिवार्य हिस्सा है। दैट लिटिल वॉइस, अंग्रेजी में भी लिखते हैं लिटिल वॉइस। वो लिटिल वॉइस गांधी को बार बार सुनाई पड़ती है। अगर गांधी का वाङ्मय आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे लिटिल वॉइस, और हमें और आपको यह लगेगा कि वो लिटिल वॉइस तो सबके अंदर होगी, लेकिन गांधी ये लिखते हैं कि वह लिटिल वॉइस सुनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। वह बहुत कुछ जब तक आपने अपने जीवन के साथ नहीं किया है, लंबा अभ्यास, तब तक उस नन्ही सी आवाज़ को सुनने लायक आपके कान नहीं हो पाएंगे। उस नन्ही सी आवाज़ को सुनना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह नन्ही सी आवाज़ आपकी ज़िंदगी को जोखिम में डाल देती है। यानी गांधी ने जब जब वो नन्ही आवाज़ सुनी तब तब वो जोखिम में पड़ गए, तब तब उन्होंने उपवास ठान लिया। और उपवास साधारण नहीं था। आखिरी उपवास तो बिल्कुल ही नहीं था। इस उपवास का नतीजा यह हुआ, अंत में आकर उनको यह कहा गया, 5 दिन जब गुजर गए, राजेंद्र प्रसाद आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे समुदायों के लोगों ने आकर यह वायदा किया है कि दिल्ली में शांति होगी। और गांधी कहते हैं कि लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। और तब दूसरे लोग विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, दिल्ली में जुलूस निकल रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और एक संकल्प पत्र तैयार किया जाता है जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाता है। यह 17 जनवरी 1948 की बात है। उस पर सबके दस्तखत होते हैं, हिंदू महासभा के लोगों के भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी। और गांधी उसको स्वीकार करते हैं। और गांधी ये कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो आपने वचन दिया है, यह वचन सिर्फ आज के लिए नहीं है,
और यह वचन अगर इसलिए है कि किसी तरह मेरा उपवास तोड़वा लिया जाए, तो याद रखिए मैं वापस आपसे लड़ूंगा। और यह वचन सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है और सिर्फ आज के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि गांधी यह कह रहे थे कि जिन्होंने भी उस वचन पत्र पर दस्तखत किए हैं, और वचन क्या था कि हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे, मुसलमानों को पूरा अधिकार होगा, नागरिकता का पूरा अधिकार भारतवर्ष में, उस वचन पत्र पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी दस्तखत हैं। और गांधी ये कह रहे हैं सिर्फ आज के लिए नहीं, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, आने वाले हर वक्त के लिए और पूरे भारत के लिए। इसलिए जिन लोगों ने उस वचन को तोड़ दिया है उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, गांधी के बारे में नहीं। वे राम का नाम लेते हैं लेकिन उस पंक्ति को भूल जाते हैं कि प्राण तो जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। अपने दिए हुए वचन को जो तोड़ दे, उससे ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन हम उन गिरे हुए लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि गांधी ने अहिंसा की जो असफलता है, वह अहिंसा के सिद्धांत की असफलता नहीं है, बल्कि अहिंसा का प्रयोग करने वालों की असफलता है, क्योंकि वे उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इस बात को वह अपने अंतिम दिनों में बार बार कहते हैं। लेकिन जिस तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो यह कि वे जो चर्चा कर रहे हैं वे विदेशी लोगों से कर रहे हैं, देशी से भी कर रहे हैं, विदेशी से भी कर रहे हैं। वे उन्हें रोकते नहीं हैं कि वे अपने अखबार में छापें, बल्कि एक विदेशी पत्रकार आता है और कहता है कि मैं ये खबरें नहीं छाप रहा हूं। और गांधी कहते हैं कि अगर आप भारत में जो हिंसा हो रही है उसकी खबर नहीं छापेंगे तो यह गलत होगा, आपको यह खबर छापनी चाहिए। ये गांधी हैं, वे ये नहीं कह रहे हैं कि आप भारत को बदनाम क्यों कर रहे हैं। वे कहते हैं भारत की जो असली तस्वीर है वह असली तस्वीर दुनिया के सामने जानी चाहिए। हम उस समय से कितनी दूर चले आए हैं। पिछले एक हफ्ते से भारत के लगभग हर अखबार में गांधी की प्रशंसा में लेख छप रहे हैं। आज मेरे एक पत्रकार मित्र ने लिखा, मुझे उन्होंने संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जब सारे अखबारों में गांधी की प्रशंसा में जो पिछले एक हफ्ते से लेख छप रहे हैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे काफ़ी घिन आती है, इसलिए कि मुझे यह लगता है कि यह अखबार और हमारा पूरा मीडिया तो गांधी के सारे सिद्धांत के साथ ही लगातार धोखा कर रहा है, क्योंकि वह तय कर चुका है पिछले कुछ वर्षों से, खासकर पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से, कि वह भारत की जनता को सच नहीं बताएगा, कि वह सत्ता का मुखपत्र होकर रहेगा। जब कोई सच बोलेगा तो वो उसे राष्ट्र विरोधी कहेगा, वही मीडिया, और उस पर हमला करने लगेगा। उस मीडिया को क्या अधिकार है कि वह गांधी की प्रशंसा करते हुए लेख छापे? क्योंकि गांधी ने मीडिया के बारे में एक बात कही थी, और यह बात उस वक्त की है जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा और गांधी ने कहा, ना एक पाई ना एक भाई, ना तो आपको हम धन से मदद करेंगे, ना सेना में एक व्यक्ति जाएगा। और उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की, इस बात को भी हम लोग जानते हैं। और उन्होंने पहला जो व्यक्ति चुना उसके लिए वो विनोबा भावे थे। शर्त क्या थी? विनोबा भावे इसका प्रचार करते हुए, ना एक पाई ना एक भाई का प्रचार करते हुए, भाषण देते हुए बढ़ते चले जाएंगे। जहां उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा वहां दूसरा सत्याग्रही उनकी जगह ले लेगा। इस वक्त गांधी को सरकार से एक चिट्ठी आई, उनको चिट्ठी आई कि वे अपने अखबार में इसकी खबर नहीं छाप सकते हैं। गांधी ने अपने अखबार के पाठकों को पत्र लिखा, यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपने अखबार के पाठकों को पत्र लिखा कि देखिए मेरे पास एक चिट्ठी आई है, वह चिट्ठी है कि मैं इसकी खबर नहीं छाप सकता। अभी अगर मैं इसकी खबर छापूंगा तो अखबार जब्त हो जाएगा। अभी मेरा कोई इरादा सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने का नहीं है।
लेकिन मेरे सामने एक दूसरा प्रश्न है कि अगर मैं इस समय इसी की खबर नहीं छापूंगा जो कि सबसे जरूरी है, तो मैं फिर अखबार क्यों निकालूंगा? यानी जिस बात को जानना जनता के लिए सबसे आवश्यक है, अगर वही बात मैं नहीं लिख रहा हूं तो मैं फिर अखबार छाप किस ले रहा हूं? इसलिए मैं यह अखबार प्रकाशित नहीं करूंगा। आप गांधी के पूरे तर्क को देख रहे हैं। जो तर्क है, तर्क यह है कि अखबार में जो सबसे जरूरी चीज है वह न छपे, तो फालतू चीजों से अखबार भरा हो तो वह अखबार है ही नहीं। और इसलिए गांधी ने कहा कि तब मैं अखबार नहीं। गांधी के आश्रम में चले जाओ और जहां उनकी पीठ है वहां बैठकर चरखे पर हाथ रख के तस्वीर खिंचवा लो, और उससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे हाथ में जो खून लगा हुआ है वह पाक साफ है। क्या हत्यारों को इस तरह माफ कर दिया जाएगा और हत्यारों को उनके नाम से नहीं पुकारा जाएगा? 2 अक्टूबर 2019 को जब हम गांधी को याद कर रहे हैं, तो जैसा मैंने नर्मद की कविता उद्धृत करते हुए आपसे कहा, और वहां मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि विद्रूप और व्यंग्य सहना सबसे बड़ा पाप है, अपमान सहना सबसे बड़ा पाप है, बेइज्जती की जिंदगी जीना सबसे बुरा है। और अगर यही बात कश्मीर के लोग कहें कि हो सकता है आपका भारत बहुत महान हो, लेकिन अभी आपका भारत हमें बेइज्जत कर रहा है और हम यह जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कश्मीर के लोग तो गांधी की बात कर रहे हैं ना, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अपमान हमारा किया गया है। वे इस अपमान को अस्वीकार अगर करें तो हम और आप उनके साथ खड़े होंगे या अपने राष्ट्र के साथ खड़े होंगे? यह प्रश्न तो 2 अक्टूबर 2019 को हमें करना ही चाहिए। 2019 2 अक्टूबर को हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि जब हम उस गांधी की याद कर रहे हैं जिस गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम लिखते समय छात्रों को कहा, राष्ट्र ध्वज अपने ऊपर लगा लो लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं लगाओगे, किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं करोगे। जो गांधी स्वयं कलकत्ते में जब वंदे मातरम गाया गया तो उठकर खड़ा नहीं हुआ, उसने कहा कि उठकर राष्ट्रगान के समय अभिवादन करने की आपको आदत होगी, मेरी नहीं है, मैं अपने ढंग से अभिवादन करता हूं। उस समय अगर हम उस राजनीति का विरोध नहीं करेंगे जो राजनीति लोगों का गला दबाकर कह रही है कि अगर तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो भारत में नहीं रह सकते, तो हमें गांधी जयंती मनाने का हक क्या है? इसलिए गांधी के 150 साल जिस साल में पूरे हो रहे हैं, जिस वर्ष में पूरे हो रहे हैं, जिस समय पूरे हुए हैं, वह समय एक तरह से गांधी के जीवन का आखिरी समय है, जिस वक्त गांधी अपने सिद्धांत में अपने विश्वास की परीक्षा दे रहे थे। वह परीक्षा देते समय वो अपने लोगों से लड़ रहे थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं लड़ रहे थे, अपने लोगों से लड़ रहे थे। वो उनके लोग थे जिनके सामने वो खड़े थे और कह रहे थे जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। यह साहस उनमें था, यह साहस उनमें था कि वो अपनी सरकार से कहें कि ठीक है कि पाकिस्तान के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया है और ये 1947-48 है, लेकिन तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच तो एक समझौता हुआ है ना, एक समझौता हुआ है जिसमें उसका पावना है 55 करोड़ रुपए का। वो पावना तुम दबाकर क्यों बैठ गए हो? पटेल कहते हैं कि, और सरकार गांधी को कहती है कि लेकिन बापू अगर ये 55 करोड़ उनके पास गया तो इससे वो हथियार खरीदेंगे और हम पर हमला करेंगे। गांधी कहते हैं इसका वो क्या करेंगे ये उनका मामला है, लेकिन अगर तुम सभ्य देश हो तो तुमने जो समझौता किया उसको कैसे तोड़ दोगे, उसका पालन तो करोगे। तो वह व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा है,
अपने लोगों के खिलाफ खड़ा है, अपने धर्म के लोगों के खिलाफ खड़ा है। इस वक्त शायद हमारे लिए और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इज़राइल में इज़राइलियों को इज़राइलियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। अमेरिका में श्वेतों को श्वेत के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। यूरोप में यूरोपियन लोगों को श्वेत श्रेष्ठतावादियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। म्यांमार में जो बुद्ध का नाम लेते हैं, उन्हें बौद्ध हिंसा का सामना करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुसलमानों को मुसलमानों का सामना करने की ज़रूरत है, और भारत में हिंदुओं को हिंदुओं का सामना करने की ज़रूरत है। अगर इस पूरे साल हम गांधी को याद करना चाहते हैं तो उसका तरीका, दरअसल गांधी जिस विचार में बदल गया है, जो विचार उन 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जो 4 तत्व हैं, आज़ादी, बराबरी, इंसाफ और दोस्ती। इन 4 तत्वों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में संघर्ष करना पड़ेगा। ये आसानी से हासिल नहीं होते। चूंकि ये आसानी से हासिल नहीं होते, इनके लिए लड़ा नहीं जाए, ये नहीं है। आसानी से हासिल नहीं होते, इसीलिए इनके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप नहीं मिल जाते हैं, इनके लिए लड़ना पड़ता है। गांधी लड़ते हुए मारे गए। कुछ लोगों ने कहा अपने लोगों के द्वारा मारे गए, अपने ही धर्म के व्यक्ति के द्वारा मारे गए। उस पूरी बहस में ना पड़े, लेकिन यह कि गांधी कोई भजन गाते हुए नहीं मारे गए। गांधी हिंसा का सामना करते हुए मारे गए, और हम सब लोगों को आज उस हिंसा का सामना करना है। ये फैसला हम लोगों का होगा। बहुत धन्यवाद। गांधी के आश्रम में चले जाओ और जहां उनकी पीठ है वहां बैठकर चरखे पर हाथ रख के तस्वीर खिंचवा लो, और उससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे हाथ में जो खून लगा हुआ है वह पाक साफ है। क्या हत्यारों को इस तरह माफ कर दिया जाएगा और हत्यारों को उनके नाम से नहीं पुकारा जाएगा? 2 अक्टूबर 2019 को जब हम गांधी को याद कर रहे हैं, तो जैसा मैंने नर्मद की कविता उद्धृत करते हुए आपसे कहा, और वहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि विद्रूप और व्यंग्य सहना सबसे बड़ा पाप है, अपमान सहना सबसे बड़ा पाप है, बेइज्जती की जिंदगी जीना सबसे बुरा है। और अगर यही बात कश्मीर के लोग कहें कि हो सकता है आपका भारत बहुत महान हो, लेकिन अभी आपका भारत हमें बेइज्जत कर रहा है और हम यह जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कश्मीर के लोग तो गांधी की बात कर रहे हैं ना, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अपमान हमारा किया गया है। वे इस अपमान को अस्वीकार अगर करें तो हम और आप उनके साथ खड़े होंगे या अपने राष्ट्र के साथ खड़े होंगे? यह प्रश्न तो 2 अक्टूबर 2019 को हमें करना ही चाहिए। 2 अक्टूबर को हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि जब हम उस गांधी की याद कर रहे हैं जिस गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम लिखते समय छात्रों को कहा, राष्ट्र ध्वज अपने ऊपर लगा लो लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं लगाओगे, किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं करोगे। जो गांधी स्वयं कलकत्ते में जब वंदे मातरम गाया गया तो उठकर खड़ा नहीं हुआ, उसने कहा कि उठकर राष्ट्रगान के समय अभिवादन करने की आपको आदत होगी, मेरी नहीं है, मैं अपने ढंग से अभिवादन करता हूं। उस समय अगर हम उस राजनीति का विरोध नहीं करेंगे, जो राजनीति लोगों का गला दबाकर कह रही है कि अगर तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो भारत में नहीं रह सकते, तो हमें गांधी जयंती मनाने का हक क्या है?
इसलिए गांधी के 150 साल जिस साल में पूरे हो रहे हैं, जिस वर्ष में पूरे हो रहे हैं, जिस समय पूरे हुए हैं, वह समय एक तरह से गांधी के जीवन का आखिरी समय है, जिस वक्त गांधी अपने सिद्धांत में अपने विश्वास की परीक्षा दे रहे थे। वह परीक्षा देते समय वो अपने लोगों से लड़ रहे थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं लड़ रहे थे, अपने लोगों से लड़ रहे थे। वो उनके लोग थे जिनके सामने वो खड़े थे और कह रहे थे जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। यह साहस उनमें था, यह साहस उनमें था कि वो अपनी सरकार से कहें कि ठीक है कि पाकिस्तान के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया है और ये 1947-48 है, लेकिन तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच तो एक समझौता हुआ है ना, एक समझौता हुआ है जिसमें उसका पावना है 55 करोड़ रुपए का। वो पावना तुम दबाकर क्यों बैठ गए हो? पटेल कहते हैं कि, और सरकार गांधी को कहती है कि लेकिन बापू अगर ये 55 करोड़ उनके पास गया तो इससे वो हथियार खरीदेंगे और हम पर हमला करेंगे। गांधी कहते हैं इसका वो क्या करेंगे ये उनका मामला है, लेकिन अगर तुम सभ्य देश हो तो तुमने जो समझौता किया उसको कैसे तोड़ दोगे? उसका पालन तो करोगे। तो वह व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा है, अपने लोगों के खिलाफ खड़ा है, अपने धर्म के लोगों के खिलाफ खड़ा है। इस वक्त शायद हमारे लिए और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इजराइल में इजराइलियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। अमेरिका में श्वेतों को श्वेत के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। यूरोप में यूरोपियन लोगों को श्वेत श्रेष्ठतावादियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। म्यांमार में जो बुद्ध का नाम लेते हैं उन्हें बौद्ध हिंसा का सामना करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुसलमानों को मुसलमानों का सामना करने की ज़रूरत है और भारत में हिंदुओं को हिंदुओं का सामना करने की ज़रूरत है। अगर इस पूरे साल हम गांधी को याद करना चाहते हैं तो उसका तरीका, दरअसल गांधी जिस विचार में बदल गया है, जो विचार उन 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जो 4 तत्व हैं आज़ादी, बराबरी, इंसाफ और दोस्ती। इन 4 तत्वों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में संघर्ष करना पड़ेगा। ये आसानी से हासिल नहीं होते। चूंकि ये आसानी से हासिल नहीं होते, इनके लिए लड़ा नहीं जाए, ये नहीं है। आसानी से हासिल नहीं होते, इसीलिए इनके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप नहीं मिल जाते हैं, इनके लिए लड़ना पड़ता है। गांधी लड़ते हुए मारे गए। कुछ लोगों ने कहा अपने लोगों के द्वारा मारे गए, अपने ही धर्म के व्यक्ति के द्वारा मारे गए। उस पूरी बहस में ना पड़े, लेकिन यह कि गांधी कोई भजन गाते हुए नहीं मारे गए। गांधी हिंसा का सामना करते हुए मारे गए और हम सब लोगों को आज उस हिंसा का सामना करना है। ये फैसला हम लोगों का होगा। बहुत धन्यवाद।